हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज क्लास 9th के सिविक्स का एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट है, चलिए देखते हैं। तो पहले आपको जानना है कि लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, फिर इसके बाद डिफिनेशन देखते हैं। तो डेमोक्रेसी की मीनिंग देखना है। इसमें देखिए, इथमोलॉजिकल द टर्म डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, यानी जो ये डेमोक्रेसी शब्द है ये जो है दो ग्रीक वर्डों से बना है। कौन कौन से? डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्रेसिया मीन्स द पावर। यानी इस अगर देखें तो 10 डेमोक्रेसी मीन्स होगा पावर ऑफ द पीपल्स। यानी कि अगर देखें यहाँ पर कि उत्पन्न रूप से अगर देखें तो डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द दो ग्रीक शब्द हैं, एक डेमोस और एक क्रेटिया, इसे क्रेसिया बोलते हैं। इसमें डेमोस का अर्थ होगा जनता और क्रेसिया का अर्थ होगा शासन। यानी लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? लोगों का शासन या जनता का शासन। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ आप याद कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, ये ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं डेमोक्रेसिया। इस शब्द से बना है जिसमें डेमोस कर देते हैं इधर और क्रेसिया कर देते हैं इस तरह। इसका अर्थ होता है द पीपल्स यानी जनता। इसका अर्थ पावर या रूल यानी शासन, यानी रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी मीन्स हो गया रूल बाय द पीपल या फिर जनता का शासन। यहाँ देख सकते हैं जनता का शासन। अब चलते हैं डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। एंड डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी ऐसी शासन प्रणाली जिसमें रूलर्स का या शासक का चुनाव लोग करते हैं वह डेमोक्रेसी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार देखें तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यानी डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें लोकतंत्र में कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण उसे हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं, ये देखना है। तो पहला देखते हैं, जो लोकतंत्र होगा उसमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होगा। यानी जो मेजर डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो मेजर डिसीजन लेने का पावर है वो इलेक्टेड लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों के पास होता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास? रिप्रेजेंटेटिव के पास होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। सेकंड है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र शासन की विशेषता है कि वहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए ताकि जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, यानी कि जो उस समय सरकार चला रहे हैं, और जो सत्ता के बाहर है यानी जो विपक्ष में या अन्य लोग हैं, उन सभी को जीत हार के समान अवसर प्राप्त हो सके। समझ आ गया? डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन so that there is an equal chance of victory and defeat for the people in power and people outside power। थर्ड देखते हैं, तीसरी विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति को एक
प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट और उसका एक मोल प्राप्त होना चाहिए। डेमोक्रेसी का ये रूल है या कहें ये एक सिद्धांत है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ वैल्यू से मतलब है कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुरुषों के वोट की जो वैल्यू है वो अधिक लगाई जाती है, महिलाओं के वोट की वैल्यू कम होती है। जैसे फ्रांस की क्रांति में था कि पुरुषों को वोट देने का अधिकार था लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही बहुत जगह होता है, जैसे फ्रांस में था कि जो टैक्सेस दे रहे हैं वही लोग वोट दे सकते हैं, जो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं वो वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, वयस्क का मतलब एक आयु निर्धारित होती है 18 वर्ष, कहीं कहीं 21 वर्ष होती है, तो 18 वर्ष पूरा करेगा तो वयस्क हो जाएगा और एक वोट का अधिकार उसे प्राप्त हो जाएगा और उसका वोट का वैल्यू जो है सभी के वोटों का वैल्यू सेम होगा। यानी इन डेमोक्रेसी यूरी एडल्ट सिटीजन शुड हैव द देयर टू 1 वोट एंड वेरी वोट शुड हैव द सेम वैल्यू, यानी जो वोट होगा उसका सेम वैल्यू होगा। चौथा देखिए, कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी उसमें जो भी गवर्नेंस पर होगा वह अपनी मनमानी तरीके से शासन नहीं चलाएगा, बल्कि एक कानून होगा, एक लॉ होगा और उस लॉ सिस्टम के अनुसार, यानी कि उस लॉ के अनुसार या उस कानून के अनुसार या उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसे शासन करना होगा और लोगों के अधिकारों का, यानी जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा, यानी कि एक लिमिट के तहत रहकर काम करती है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखें तो हमने डेमोक्रेसी की विशेषताओं में 4 चीज़ें मुख्यतः सीखी। पहला, लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, ठीक है ना। सेकंड कहें कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासक को भी बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराता है। पांचवा, इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में काम करती है। तो ये विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की, जहां पर ये विशेषताएं होती हैं उसे ही डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार यानी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके नीचे जो शार्ट में दिया है उसका यही मीन्स है, ए सिस्टम इन विच द पीपल होल्ड्स, ठीक है ना, सॉवरेंटी एंड मेक डिसीजन डायरेक्टली, यानी जिसमें लोगों को डायरेक्टली किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में इन्वॉल्व किया जाता है या शामिल किया जाता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर सॉवरेंटी इज हेल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें सत्ता के जो कानून है या जो निर्णय हैं उनको लेने के लिए लोगों द्वारा इलेक्ट जो प्रतिनिधि होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह भाग लेते हैं या उनको पावर्स प्राप्त होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कुछ विशेष चीज़ें। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फर्स्ट नो डेमोक्रेसी वाज इन एशियंट एथेंस इन द 15th सेंचुरी BC, यानी 15th सेंचुरी के आसपास जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है लगभग एथेंस से डेवलप्ड हुई। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रारूप कहाँ आया, तो 5th सेंचुरी के आसपास यानी 5वीं शताब्दी के आसपास एथेंस से, ठीक है ना।
डेमोक्रेसी इज ग्रीक फॉर पीपल पावर, तो एथेंस यानी वही ग्रीक यूनान है, ठीक है ना। सिटीजन फॉर एशियंट एथेंस असेंबल्ड टू मेक इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर देयर सिटी स्टेट्स, यानी कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर डिसीजन लेने के लिए असेंबल यानी सभी लोगों को असेंबल्ड किया जाता था या बुलाया जाता था। दे वोट ऑन इशू डायरेक्टली, यानी उन लोगों से डायरेक्ट वोट कराया जाता था। अगला देखिए इधर रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट। द एशियंट रोमन्स डेवलप द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो रोम से पहली बार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी आई। अगला है डिफरेंट सोशल ग्रुप इलेक्टेड द वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग जो है मिलकर रिप्रेजेंटेटिव लोगों को या प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मीट इन असेंबल, फिर सभी प्रतिनिधि मिलकर एक असेंबल बनाते हैं या एक सभा तैयार करते हैं। द नोबल वेयर रिप्रेजेंटेड इन द सेंटेंस, यानी सीनेट्स है, यानी एक सीनेट तैयार करते हैं, सदन तैयार करते हैं। गवर्नमेंट पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन इज द टू, यानी गवर्नमेंट वो जो सीनेट बनती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे आप एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं ना, कार्यपालिका और विधायिका, या सदन जैसे आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा बनते हैं, वैसे ही। और किसी भी विषय पर जो है वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, यानी वेरियस इशूज पर वो वोटिंग करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं वो वोट करते हैं। तो संक्षेप में आपसे अगर पूछा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता शासन संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों पर सीधे मतदान करती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यानी ए गवर्नमेंट सिस्टम इन विच पीपल डायरेक्ट वोट ऑन द इम्पोर्टेंट पॉलिसीज डिसीजन रिलेटेड टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स यानी स्टेट्स में चलता है। और याद रखना है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये छोटे कंट्रियों के लिए, स्मॉल कंट्रियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जो बड़ी लार्ज कंट्रियां हैं उनके लोगों को कहीं भी इकट्ठा किया जाना संभव नहीं होता है। तो दूसरा देखें, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वह लोग शामिल होते हैं और उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यदि है ए गवर्नमेंट सिस्टम इन विच इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये बड़ी कंट्रियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि जैसे अब भारत की बात करें तो 130 करोड़ लोगों को कहा जाए कि एक जगह इकट्ठा हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए बड़ी कंट्रियों में जो है इनडायरेक्ट है, और वर्तमान समय में अधिकांश स्थानों पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही डेवलप की गई है। तो इस प्रकार से आपका ये डेमोक्रेसी का जो टाइप्स है ये ख़त्म हुआ। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।